हाय फाय, तुम वही हो ना जो क्लास 12 के स्टूडेंट हो, तुम्हारे लास्ट बोर्ड है, फिर तुम्हारी बोर्ड से जो है ना आज़ादी मिल जानी है तुम्हें लेकिन उससे पहले तुम्हारे एग्ज़ाम्स भी तो हो रहे हैं। नेक्स्ट पेपर किसका है तुम्हारा? बल्कि रुको रुको रुको, रुको जरा, सबर करो। पेपर से पहले तो तुम्हारी ईद है राइट, और ईद के बाद किसका पेपर है? मैथ्स। वो किसका? सोल्यूशन 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 भी तो कोई बताओ भाई। यार सोल्यूशन इज़ वेरी सिंपल। देखो, मैं जनरली तुमसे पहले एक बात कहूँगी कि पाक स्टडीज़ के जादुई फार्मूले की तरह इसका कोई इतना कुछ मेथड नहीं है कि जैसे रिसेंटली मैंने एक वीडियो लगाई थी पाक स्टडीज़ के बारे में, उसमें मैंने एक ड्राइव लिंक ऐड कर दिया था जिसमें मैंने कुछ PDFs बनाए थे गेस्ट पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, और आपने उसको बस रीड आउट किया, पूरी बुक को नहीं खोला, आपने बस उसको रीड आउट करते गए पेपर में वही क्वेश्चन आ गए और आप जो है आप अच्छे मार्क्स रिकॉर्ड करके आ गए, ठीक है। लेकिन मैथ्स में मुझे रिसेंटली वीडियो पे कमेंट आ रहे थे कि आप मैथ्स का बनाए कुछ ऐसा PDF जिसको हम बस ऐसे ही पढ़ते रहें और हमारा जो है ना पेपर अच्छा हो जाए। तो देखो, मैथ्स का मैं PDF आई कैन डू इट, बट मैथ्स को रीड करने से कभी नहीं आती। मैथ्स की आप प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स को जब आप सॉल्व आउट करोगे, समझोगे, तभी आपको मैथ्स आएगा। तो यार आई नो जो यहाँ स्टूडेंट्स मुझे देख रहे होंगे, मे बी जिसने कुछ प्री इंजीनियरिंग के होंगे, मे भी कुछ ICS फिजिक्स के होंगे, मे भी कुछ स्टैट्स के होंगे, तो यार ये वीडियो तुम सबके लिए है जिसने इस आसान को चूज़ कर लिया है। तो यार इसमें मैंने तुम्हें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी दे देनी है जिससे मैथ्स का रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस धमाकेदार वीडियो। आज के सुपर हेल्पफुल वीडियो में हम मैथ्स जैसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को भी जोश, जुनून और जज्बे से टैकल कर लेंगे। यार अपने इस जोश जज्बे को ज़रूर बरकरार रखना है, क्योंकि मैथ्स जैसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जब आप स्टार्ट लेते हो ना, तो हर चैप्टर डिफ़िकल्ट नहीं होता, लेकिन समटाइम्स जब आप किसी डिफ़िकल्ट स्टेज पे कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा, तो आप जो है ना बुक बंद करके बैठ जाते हो। तो अब बुक बंद करने का टाइम नहीं है यार, अभी से तैयारी स्टार्ट कर लो प्लीज़। जितना लेट हो चुके हो इससे ज़्यादा लेट नहीं होना है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, क्विक रिवीजन प्लान देखेंगे और ऐसी स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस करेंगे ना कि यार जिससे तुमने ना 90+ मार्क्स सिक्योर करने आउट ऑफ 100। यार टू दी पॉइंट बात करने से पहले आई नो यार ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पूरा सेशन के अंदर 2-3 एक्सरसाइज किए और अब इतने टेंस हुए हैं। कुछ ऐसे हैं, नहीं भाई ऐसी बात भी नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पूरा सेकंड चैप्टर डेरिवेटिव का करके रखा हुआ है और उनको डेरिवेटिव का एटलीस्ट पता है, नाम से हम सुना हुआ है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। और यार कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने 5 चैप्टर करके रखे हुए हैं, बस यहाँ रिविजन करने के लिए आए, फाइनल टेस्ट देने के लिए आए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने के लिए आए। तो यार ये वीडियो तुम सबके लिए होने वाली है। इस वीडियो में हम ऐसे हिडन सीक्रेट्स को रिवील करेंगे यार, तो तुम पूरी दुनिया में फिराते फिरो ना तो तुम्हें नहीं मिलने वाले। तो इस रामलीला को ख़त्म करते हुए अब हमें ये जानेंगे कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन मैथ्स की जान है, लेकिन डेरिवेटिव भी तो बच्चे कर लेते हैं और इंटीग्रेशन पे आके उनकी बोलती बंद हो जाती है। तो यार हम भी इंटीग्रेशन के साथ बेवफाई करके उसको साइड पे रख देंगे और डेरिवेटिव को प्रायोरिटाइज़ करेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव को जो है ना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और डेरिवेटिव क्वेश्चंस ऐसे धमाकेदार वे में सॉल्व करें। वैसे जनरल बात की जाए तो हमें चैप्टर 1 से स्टार्ट लेना चाहिए, लेकिन चैप्टर 1 से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते तो हम चैप्टर 1 को एंड पे रखेंगे। देखो, डेरिवेटिव से स्टार्ट लेने का एक बहुत ही गहरा मकसद है। डेरिवेटिव देखो आसान भी है और डेरिवेटिव में से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि आपकी हर एक्सरसाइज में से एक न एक शॉर्ट में और लॉन्ग में क्वेश्चन आए होते हैं डेरिवेटिव के, और MCQs में भी। तो इवन आप इसमें रिव्यू कर सकते हो कि सारी कॉन्टीन्यूसली जो है ना, इसमें कॉन्टीन्यूसली डेरिवेटिव के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इवन आई कैन से कि ये इसमें से 40 नंबर का आपका डेरिवेटिव के चैप्टर में से पेपर आया हुआ है। तो इसका मतलब डेरिवेटिव को बहुत अच्छे से समझ लो। देखो, मुश्किल फील करोगे, आसान फील करोगे, डेरिवेटिव को एटलीस्ट कर लो तो तुम्हारे बहुत से मार्क्स तुम डेरिवेटिव से सिक्योर कर सकते हो। कि तुम्हें एटलीस्ट 6 शॉर्ट इसमें से आए हुए हैं, 2 लॉन्ग आए हुए हैं और 4 MCQs आए हुए हैं यार। तो उनके नंबर को ऐड करते हो तुम 40 नंबर तुम डेरिवेटिव से स्कोर कर सकते हो। इसीलिए डेरिवेटिव की एक्सरसाइजेस को, हर एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, हर एक्सरसाइज के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि डेरिवेटिव में तुम मास्टर हो जाओ, ठीक है। डेरिवेटिव से स्टार्ट लेने का ये तो सबसे पहले 2 चैप्टर का स्टार्ट लेते हुए आई विल रिकमेंड कि तुम ये लेक्चर देखो। उसके अंदर लिमिट और डेरिवेटिव दोनों मौजूद है और टाइम भी नहीं लगेगा, तुम्हारा सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तुम इसमें से लिमिट वाला पार्ट देखोगे। लिमिट के इसमें वैरायटी क्वेश्चंस दिए सर ने समझाया है जिससे आपको लिमिट की बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी, ठीक है। लिमिट की सारी डिटेल्स आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो यार तुमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जैसे जैसे वो तुम्हें करवाएंगे तुमने उनको नोट डाउन करते जाना है, समझते जाना है, बड़े प्यार से समझना है और तुम बोर भी नहीं होने वाले इस लेक्चर को लेकर। तो यार मे भी तुम्हें कोई ऐसा फील हो कि यार कुछ ऐसे 1-2 क्वेश्चन हो जिससे तुम्हें ऐसा लगे कि यार ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, वो इंडिया की बुक के क्वेश्चन है, मे भी 1-2 तुम्हें ऐसा फील हो कि वो डिफिकल्ट है, तो उसको तुम स्किप कर सकते हो। लेकिन बाय द वे आई हैव टोटली सी, मैंने सारा चेक किया है कि उस वीडियो के अंदर ऐसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इवन जो फेडरल बोर्ड के मॉडल पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है वो भी लिमिट का इतना ही जो है टफ टाइप का तो नहीं होता, खैर, लेकिन इस तरह के टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो लेक्चर के अंदर तुम्हें मिलने वाले हैं, तुमने इन सबको सॉल्व करना है। और फिर जब तुम अपनी 2.1 पे आओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा यार ये तो बच्चों वाली बुक 2.1 में से और डायरेक्ट
तुमने क्वेश्चन 3 पे अभी लैंड करना है और क्वेश्चन 3 से लेकर 13 तक तुम्हें खुद सॉल्व करना है। और अगर तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है कि ये तुमसे नहीं सॉल्व हो रहा तो तुम पाकिस्तानी किसी भी लेक्चरर से यूट्यूब पर सर्च करके वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 2.2 कॉन्टीन्यूटी के लिए अगेन आई विल रिकमेंड यू डियर सर, बिकॉज इस वीडियो के अंदर यार इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियरिफाई हो जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि यार आपके बुक के क्वेश्चन तो बच्चों वाले हैं। अगेन आपको ऐसा फील होगा, आपने जैसे ही इस लेक्चर को देख लेना है, कॉन्टीन्यूटी की सारा कॉन्सेप्ट समझ लेना है, क्वेश्चन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप उन सबको समझना है। और उसके बाद जब आपने अपनी बुक पे आना है ना तो उसमें यार मैं आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 2.2 में से क्वेश्चन आता है ना पेपर में, वो पीस वाइज फंक्शंस होते हैं, ठीक है। पीस वाइज फंक्शंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट दैन एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन कॉन्टीन्यूटी, ठीक है। तो पीस वाइज पे ज़्यादा फोकस करना है। देखो 2.3 के लिए जितने मैंने पाकिस्तानी लेक्चरर्स को रिव्यू देखा है तो उनको यार उन्होंने बहुत बड़ी वीडियोस बनाई हुई हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उन वीडियोस को बैठ के समझते रहें अगेन एंड अगेन, इतने कॉन्सेप्ट की गहराई में जाएँ। तो यार मैं तुम्हें एक बड़ी शॉर्ट ओवरव्यू देने जा रही हूँ, ठीक है। 2.3 2.4 और 2.5 के लिए मैं आपको ये कहूँगी कि आपने इन दोनों को इकट्ठा सोल्व करना है, क्योंकि देखो जैसे आप 2.4 करने बैठोगे ना तो उसमें इतने बच्चों वाले आपको प्रिंसिपल लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको प्रोडक्ट को क्वेश्चन रूल नहीं पता होगा, क्योंकि वो 2.5 का कॉन्सेप्ट है। तो आई विल से कि आप पहले प्रोडक्ट क्वेश्चन सारा इकट्ठा समझ लो। डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है, आप जो लिमिटेड डेरिवेटिव की वीडियो पे जाओ, इसमें डेरिवेटिव का पार्ट छोड़ दिया था वो अब तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया है। जब आप उसको समझ लोगे तो आप आ जाओ 2.4 और 2.5 पे। यहाँ कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो देखो आपकी बुक में सारे क्वेश्चंस आप ना सॉल्व करो, एटलीस्ट एक एक पार्ट करते जाओ, मुश्किल पार्ट करते जाओ, ठीक है। ज़रूर करो। तो देखो 2.4, 2.5, 2.6 और 2.7 ये डेरिवेटिव की बुनियाद है। इसी से आपको डेरिवेटिव जो है ना, आप डेरिवेटिव में मास्टर हो जाओगे अगर आप इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसमें गिवन है, ठीक है। तो जहाँ कहीं आपको ऐसे लगे कि प्रोडक्ट हो रहा है तो अपने प्रोडक्ट तो देखो 2.6 और 2.7 में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट जैसे जैसे आगे तो बढ़ रहा है तो मजीद टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, सही है। तो मे भी लिमिटेड डेरिवेटिव की वीडियो के में आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी आपके मे भी कोई से कॉन्सेप्ट ना क्लियर हुए हों या आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो आप फिर क्वेश्चन ना सॉल्व हो रहे हो तो यार डोंट वेरी, पाकिस्तानी लेक्चरर्स बहुत से अवेलेबल हैं यार। जिस क्वेश्चन पे आप अटक गया आपने क्वेश्चन समझ लेना है, ठीक है। इसमें आपको इतनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जिससे आपकी मजीद जो डेरिवेटिव की बुनियाद है ना वो हिल के रख जाएंगे, ठीक है। आपकी डेरिवेटिव की जो बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अगर आप इन दो मजीद एक्सरसाइज सॉल्व कर देते हो, ठीक है। ये भी डेरिवेटिव की एक्सरसाइज हैं, ये भी डेरिवेटिव के अंदर इंक्लूड होती हैं, क्योंकि इसमें मजीद कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, सिर्फ क्वेश्चन अजीब अजीब बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यार वेरी इजी है। देखो डेरिवेटिव log का 1/x होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही रह जाता है, ठीक है। एंगल का मजीद आगे हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। जिसने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसके लिए तो बहुत ईजी है, जिसने नहीं पढ़ा हुआ तो यार प्लीज़ लेक्चर्स लो, जहाँ से भी समझ इसको ज़रूर समझो। जैसे ही आप इन सब क्वेश्चंस को डेरिवेटिव को समझ के इधर आओगे ना तो आपको 2.8 एक्सरसाइज मिलेगी। या 2.8 जो है ना ये सिर्फ आपके पुराने जितने भी अपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन्हीं का एक मजीद एक क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या है, हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स वगैरह को देखते हैं, जिसमें क्या है कि एक डेरिवेटिव लिए आंसर आया ना उस आंसर का फिर से डेरिवेटिव ले लो तो उसको डबल डेरिवेटिव बोलते हैं, फिर उसको दोबारा ले लो तो ट्रिपल डेरिवेटिव। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में आप पढ़ोगे, बड़ी ईजी है। अगर आपको डेरिवेटिव पीछे आपने क्लियर किया ना तो आई विल से कि ये ऑटोमेटिकली आपको आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी 2.8 हो जाएगी। 2.8 में से आई विल से कि क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 20 आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसमें प्रूफ वगैरह वाले क्वेश्चन हैं और जितने हमारे पेपर में नहीं आते। यार 2.9 के लिए देखो एक इंसान एक चीज़ को पढ़ के वापस तंग आ जाता है, तो 2.9 में एक न्यू कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। डेरिवेटिव का नाम सुन के आप थक गए होगे, तो 2.9 के अंदर आपके पास रिलेटिव और एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा आ जाता है। तो यार अब एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपने बस क्रिटिकल वैल्यूज़ इस चीज़ों को समझ के जाना है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो आपकी 2.9 उठाना हो चाहिए। 2.9 को आप ये ना समझे कि ये अनइम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी एक शॉर्ट आता है। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हर चैप्टर में से हर एक्सरसाइज में से जो है आपका एक शॉर्ट आया हुआ है और लॉन्ग भी बनाए हुए हैं, तो आपने इनको ज़रूर करना है। यार जैसे ही स्टूडेंट्स 2.9 तक कवर करते हैं तो वो तो डेरिवेटिव के नाम से तक आ चुके होते हैं, बस समझते हैं कि बस 2.10 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है, जितना कर लिया हमने, इतना ही इनफ है। मेरे तो एल लग गए। बट आई विल से 2.10 कंपल्सरी, क्योंकि आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन 2.10 से ही आया हुआ है, एप्लीकेशन टू डेरिवेटिव से। बेसिकली आपके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन हो या कुछ भी हो, कॉनिक सेक्शन हो, उसकी एप्लीकेशन ही आती हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। तो एप्लीकेशन यानी कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये आपके लॉन्ग में आ रहे होते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए डेफिनेटली आपको 2.10 का आनी चाहिए। और
2.10 से ज़्यादा आई विल से कि आपको पूरे डेरिवेटिव का चैप्टर आना चाहिए, तभी से आप उसको उसकी एप्लीकेशन सॉल्व करना होगा। या कुछ क्वेश्चन में 2.10 के लिए मेरी रिकमेंडेशन है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 2.10 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसीलिए मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। आई विल रिकमेंड कि आप उन्हीं क्वेश्चन को करो सिर्फ, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन 1 को कर सकते हो 2.10 के अंदर। उसके बाद 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 ऑप्शनल है। अगर आपको अप्रोक्सीमेशन आती है तो आप 5 क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने डेरिवेटिव के पीछे एक्सरसाइजेज में अप्रोक्सीमेशन की है तो ठीक है, कर लो। 5 बार दफ़ा ऑप्शनल है आपके लिए। 10 क्वेश्चन करो, 15 करो, 16 करो, 17 करो, 18 करो, 19 करो और 20 करो। कुछ क्वेश्चंस की मैंने यहाँ लिस्ट भी साथ बता दिया आपको। आपने इसी लिस्ट को फॉलो करना है, तो आपके क्वेश्चन 2.10 के लिए इनफ है। यार अगर तुमने यहाँ तक भी बड़ा फोकस से, बड़ा अच्छे तरीके से, बड़ा परफेक्ट हो के ना समझा है, तो तुम्हारे 2 लॉन्ग, 3 तकरीबन 3 से 4 MCQs और 6 से 7 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 2 चैप्टर से कवर हो जाएंगे। तो यार 2 चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट है, 3 चैप्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन 3 के क्वेश्चन हमें कम नज़र आते हैं, तो हम समझते हैं कि इंटीग्रेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटीग्रेशन का असल इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि चैप्टर नंबर 4 से जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं ना आपके पेपर के अंदर, वो चैप्टर 4 टोटली ही इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। लाइक अगर आपको इंटीग्रेशन आती है तो आप चैप्टर 4 कर पाओगे, आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर पाओगे। तो आई विल रिकमेंड, अगर आप चैप्टर 4 करना चाह रहे हो, आपको लगता है कि चैप्टर 4 आपने करना है, तो आप चैप्टर 3 करो पहले। तो चैप्टर 3 के लिए इतना टाइम नहीं है आपके पास। मैं तो कहूँगी अगर आपने इंटीग्रेशन आपको बिल्कुल भी नहीं आती ना, तो आपके लिए मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप चैप्टर 3 और 4 अभी करने बैठ जाओ, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है। आप फिलहाल ईजी चैप्टर्स पे फोकस करो, ठीक है। इंटीग्रेशन भी ईजी है, स्टार्ट में ईजी है, क्योंकि इंटीग्रेशन को असल में एंटी डेरिवेटिव कहा जाता है। ये डेरिवेटिव को उल्ट होती है, तो इस वजह से बहुत से स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन के चक्रों में डेरिवेटिव को भी ख़त्म कर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के लिए अगर मैं आपको कहूँ ना कि आपने इंटीग्रेशन छोड़ोगे तो क्या रिजल्ट होंगे, तो इंटीग्रेशन को आप फिर आके फॉर एग्जांपल साइड पे रख देते हो। लेकिन तो देखो मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 MCQs तो आपको निकल जाने, आपको नहीं आते होंगे, क्योंकि वो सारे के सारे इंटीग्रेशन पे बेस्ड होंगे और आपने तो इंटीग्रेशन की ही नहीं है, क्योंकि MCQs में चॉइस नहीं होती। यही मसला होता है सेक्शन नंबर A का। लेकिन अगर हम सेक्शन B की बात करें, C की बात करें, तो C में कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगर आपको दूसरे चैप्टर्स मैंने आपको आगे जो रिकमेंड करूँगी ना, अगर आपने वो सारे अच्छे तरीके से किए हैं तो मेरे ख्याल से 3 का कोई नुकसान नहीं है छोड़ने का। लेकिन अगर आपको वो भी नहीं, कच्चे पक्के आते हैं, सही से नहीं आ रहे, तो फिर आपको डेफिनेटली नुकसान होगा। तो आई विल रिकमेंड कि जो दूसरे चैप्टर से फिर इनको अच्छा कर लो। अगर इनको अच्छा नहीं कर पा रहे, 3 को नहीं कर पाते, तो दूसरों को तो एटलीस्ट अच्छे से करो ना। जब तक बात है इंटीग्रेशन की, सेक्शन B के अंदर इसकी क्या अहमियत है, तो यार मोस्ट प्रोबेबली आपका एक शॉट ज़ाया हो सकता है, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि समटाइम्स आपने इस साइड पे तो आपने चॉइस भी छोड़ा होता है, दूसरी साइड पे इंटीग्रेशन आ गई है, फिर आपका उस केस में एक क्वेश्चन जाएगा। लेकिन और दूसरा शॉट, 2 शॉट इस केस में ज़ाया हो सकते हैं कि अगर आपको मैंने जो क्वेश्चन आगे रिकमेंड करूँगी और आपने वो भी नहीं अच्छे से किया, आपको वो भी नहीं समझ आ रहे, आपका वो भी नहीं सॉल्व हो रहा आपसे, तो फिर आपके दोनों साइडों पे फिर से आप फंस गए हो और आपके 2 शॉट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से सेक्शन नंबर C से ज़ाया हो सकते हैं। अगर आपको डेरिवेटिव भी नहीं आ रहा, आपको दूसरे चैप्टर भी नहीं आते, तो फिर आपकी इंटीग्रेशन आपको उस टाइम पर डिले डूबेगी। लेकिन अगर आपको दूसरे चैप्टर्स अच्छे आते हैं और इंटीग्रेशन जो है वो आपको आपने चॉइस भी छोड़ दिया है, 4 चैप्टर भी चॉइस पे निकाल दिए, तो उस केस में जो है आपका क्वेश्चन आप जो है उस केस में डूब सकते हो पानी में, ठीक है। अब यहाँ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये चाह रहे हैं कि यार हम इंटीग्रेशन को एटलीस्ट 1-2 नज़र देख लें, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो समझ लें। तो यार मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ये वाला लेक्चर देखो इंटीग्रेशन का एटलीस्ट। देखो इस इंटीग्रेशन के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें भी इन्होंने समझाई हुई हैं, तो जितनी आपके पास पोटेंशियल है आप उतना करो, जितनी कसाफत है उतना करो। इसके अंदर बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे, तो आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, आपने बस इंटीग्रेशन को समझना है, वो होती क्या है, ताकि आप MCQs में कोई थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो। इंटीग्रेशन को देखना तो एक नज़र देख लो, नहीं देखना तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखो इंटीग्रेशन को छोड़ने के कॉन्सिक्वेंसेस मैंने आपको बता दिए कि 3-4 MCQs और मे बी एक लॉन्ग तो खैर हम नहीं कह सकती, लेकिन 2-3 शॉर्ट, 1-2 शॉर्ट, 2-3-4 MCQs आपके निकल जाने। कॉन्सिक्वेंसेस मैंने आपको इंटीग्रेशन को छोड़ने के बता दिए हैं। अब आगे आपकी इस टोटली अप टू यू कि आपने क्या करना है। तो अगर आपने करना है तो आप बेसिकली स्टार्ट वाले एक्सरसाइजेस पे फोकस करो। आप जो है लेटेस्ट एक्सरसाइजेस को छोड़ भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। मतलब जल्दी से आ जाते हैं 9 चैप्टर पर। 9 चैप्टर के लिए आई विल रिकमेंड कि तुम लास्ट से स्टार्ट लोगे कि 9.3 में से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ आपके पेपर में, आप इसको रिव्यू भी कर लो।
तो यार 9.3 का लेक्चर इस चैनल पे ग्रेट जीनियस पे भी अवेलेबल है, आप जाकर उसको ज़रूर देखो। 9.3 का बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट उसमें मैंने समझाया हुआ है, तो आप 9.3 के लिए आप उसको रिकमेंड करूँगी। और 9.2 मैं इसको रिकमेंड करूँगी, अगर जिन बच्चों ने 8.2 की है ना तो वो उनको ग्राफ का पता चलेगा, तो 9.2 को कर सकते हैं। 9.2 भी बड़ी आसान है, 8.2 की तरह ही है। और आई विल रिकमेंड कि जो ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं वो आप ग्राफ पे ड्रा किया करो, आपकी ई शीट के अंदर ग्राफ की जगह अवेलेबल होती है, तो आप उसी पे आपने ग्राफ ड्रा करना है। अगर 8.2 या 9.2 में से या 1 चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपने ग्राफ पे इसको ड्रॉ करना है। एंड 9.1 पीछे रह जाती है, तो 9.1 के लिए यार वेरी सिंपल है। 9.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, इतने सॉल्व ना करो, इतना टाइम नहीं है। प्रूफ शुरू वाले क्वेश्चन सॉल्व दो, जो है ना सिर्फ इंटरवल गिवन है और आपने ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो वो क्वेश्चन 1 to 5 सारे वही क्वेश्चन है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके 9.1 में अवेलेबल है, तो आई विल रिकमेंड कि आप उनको जरूर सॉल्व करो। सारे पार्ट्स नहीं सॉल्व कर सकते तो एटलीस्ट थोड़े थोड़े पार्ट सॉल्व करते जाओ। हर क्वेश्चन के कुछ ना कुछ पार्ट सॉल्व करो और उनको लाजमी करो आप 9.1 के। तो इस वे में आपका 9 चैप्टर बड़े मज़े का टैकल हो जा रहा है, तो इस वे में आपका 9 चैप्टर बहुत मज़े का सॉल्व हो जाएगा। यार अब आ जाते हैं 8 चैप्टर में। 8 चैप्टर बड़ा आसान है। देखो 8.1 में इसके इतने क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन एटलीस्ट 2-3 शॉर्ट आ जाते हैं आपके 8 चैप्टर में से 2 शॉर्ट आते हैं एट मोस्ट, में भी 3 भी आ सकते हैं। तो यार 8.1 में से जो क्वेश्चंस है ना विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर ये कर दो, तो उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने 8.1 के लिए उन क्वेश्चंस को एटलीस्ट समझ लो कि इतना टाइम नहीं है ना फुल एक्सरसाइज को सॉल्व करने का, तो इट्स ओके। 8 चैप्टर को हमने क्विक मेथड में करना है। देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो 8 चैप्टर के लिए आप 8.1 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लेरिफाई कर लो। विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर कैसे सॉल्व करते हैं आप उसको समझ लो, किसी भी पाकिस्तानी लेक्चर से समझ लो। 8.2 में से भी ग्राफ जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ग्राफ का एक शॉर्ट भी इवन आपके मॉडल पेपर में भी आया हुआ है, और मे बी ग्राफ में भी आपके 9.2 में से भी आ सकता है और 8.2 में भी से भी आ सकता है। अगर आपको ग्राफ में इंटरेस्टेड हो, ग्राफ पहले से बनाने आते हैं, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप 8.2 कर लो। लेकिन अगर आपको ग्राफ का कुछ भी नहीं पता, ग्राफ कभी इससे पहले नहीं बनाए हुए, तो वैसे ग्राफ होता बड़ा ईजी है, पूरी बुक में से ग्राफ ही मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो आई विल रिकमेंड आप 8.2 कर लो, क्योंकि इसमें से शॉर्ट आ रहा होता है। और 8.3 के लिए आई एम नॉट श्योर कि उसमें से कोई क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन मॉडल पेपर के अंदर उसका कोई इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं था। तो अगर आपने 8.3 करनी है तो आई विल से कि आप 8.3 कर लो, लेकिन उसमें से कुछ क्वेश्चन हैं जो लास्ट में अप्रूव वाले, आप उनको स्किप भी कर सकते हो। अच्छा 8 चैप्टर आपको इसीलिए मैंने रेकमेंड किया है क्योंकि 8 चैप्टर में आपने इंटीग्रेशन को छोड़ दिया, तो डेफिनेटली आपको उसके अल्टरनेटिव में जो क्वेश्चन गिवन होते हैं वो आपको आने चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको रेकमेंड किया कि आप 8 चैप्टर को करो, जितना मैंने आपको रेकमेंड किया आपको उतना करना है। यार आई नो यहाँ तक जितना भी आपने कवर किया यू आर वेरी वेरी टायर्ड, और अगर आप कुछ भी नहीं किया अभी तक बैठे वीडियो ही देख रहे हो तो फिर आई नो कि आप टायर्ड नहीं हो। लेकिन बाय द वे अभी आपने बहुत सारा 50% नहीं 60% ऑफ द पेपर आप जो है यहाँ तक समझ चुके हो, कर चुके हो, ठीक है, सॉल्व आउट कर चुके हो। अब जो है आपने मूव ऑन कर लेना है 10 चैप्टर की तरफ। अगर आप 10 चैप्टर कर लेते हो तो बेस्ट नहीं बेस्टेस्ट है आई कैन से, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड है। अगर मॉडल पेपर में लॉन्ग नहीं आया हुआ तो डजंट मीन कि अब वो नहीं आएगा, क्योंकि बहुत से पेपर मैंने देखा है बहुत से बच्चे से करते हैं मॉर्निंग में आया तो वो कहते हैं कि इवनिंग में आएगा, इवनिंग में नहीं आता। तो इसीलिए मॉडल पेपर में जो आया हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा से आ जाए। 10 चैप्टर कर लो, 10 के चैप्टर की सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, दोनों को कर लो। बड़ा बेस्ट नहीं, मैं कह रही हूँ बेस्टेस्ट है आपके लिए, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि उसमें से एक लॉन्ग आ सकता है। तो ज़रूर आपने 10 चैप्टर को एक बार ज़रूर समझ जाओ। ईजी भी है, वो है लंबा, मुझे पता है उसमें जो है टाइम कंज्यूमिंग है वो, लेकिन वो है बहुत ईजी है। इंटीग्रेशन और दूसरे चैप्टर्स के कंपेरिजन में वो ईजी है, तो लाजमी उसको ज़रूर देखो। अब तुम जैसे ही 10 जैसा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर यहाँ करके आओगे तो तुम्हें लगेगा कि यार बस अब रिवीजन आ गई। नहीं, अभी रिवीजन का टाइम नहीं आया। देखो 6 चैप्टर और 7 चैप्टर अभी भी तो आपका नहीं हुआ। 6 में अभी आपने तो 3 और 4 अभी आपने किया ही नहीं है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मे भी आपने कर लिया तो बहुत ही बेस्ट है। तो अब हम आ जाते हैं 6 चैप्टर की बात करते हैं। देखो 6 चैप्टर भी बड़ा आसान है, लेकिन जैसे ही आप उसको स्टार्ट ले लोगे ना तो कॉन्करेंसी जैसे कॉन्सेप्ट आप देखोगे तो कहोगे यार 6 तो बड़ा ही आसान है। लेकिन जैसे ही आप मूव ऑन करोगे ना नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे पता है आप सब लकीर के फ़कीर हो, आपने जो है ना पाकिस्तानी किसी लेक्चर को खोल लेना है और आपने वो सारे क्वेश्चन वहीं से देख के छाप लेने और आपके वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। देखो आपने कॉन्सेप्ट सीखना है कि अब इसमें 4 टाइप की चीज़ें हैं, मीडियंस हैं, एल्टीट्यूड्स हैं, एंगल बाइसेक्टर्स हैं और राइट बाइसेक्टर्स हैं या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन जो ज़्यादा 3 इंपॉर्टेंट इसका मतलब चीज़ें हैं मीडियंस, एल्टीट्यूड और राइट बाइसेक्टर्स। तो आपने इन तीनों चीज़ों को और ये कहाँ पे कट कर रहे हैं एक ट्रायंगल के अंदर, उन सब पॉइंट्स को कैसे फाइंड करना है, इन सब चीज़ों को कैसे फाइंड करना है, या फिर ज़रूर फाइंड करना है। इनकी प्रैक्टिस करनी है, इन तीनों में डिफरेंस करना है। ये है ईजी अलग अलग देखे जाए तो, लेकिन ये तीनों आपस में मर्जअप हो सकते हैं, इन तीनों के कॉन्सेप्ट अलग अलग आपके मिक्सअप हो सकते हैं। तो आपने ये मिक्स नहीं करना, आपने इनको अलग अलग से अच्छी तरह से समझना है। और एरिया ऑफ द ट्रायंगल, जो ट्रायंगुलर रीजन हो या इस तरह के क्वेश्चन हो, तो ये आपने ज़रूर करना है। 6.1 जो है, देखो अब स्टार्ट में अपनी मुश्किल कोई चीज़ लगती है। 6.1 के लिए मैं कह भी सकती हूँ कि मे भी मुश्किल
मुश्किल है, लेकिन 6.2 और 6.3 हलवा है, हलवा। तो 6.2 को अपने हलवा बना के खाना है, बहुत ही मज़े का होगा, ठीक है। 6.3 और 6.2 बहुत ईजीएस्ट, ईजी नहीं ईजीएस्ट है। तो यार 7 चैप्टर की बात करते हैं। 7 चैप्टर के लिए आई नो कि अभी आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप जो है ना मज़ीद जो है कुछ। देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ करूँगी। देखो मुझे पता है, आपको मैं इतनी सी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि आप जितने भी चैप्टर स्किप कर रहे होते हो ना, तो आपके MCQs ज़ाया हो रहे होते हैं उसमें। शॉर्ट लॉन्ग को तो हम मे भी कहीं ना कहीं जगह पे इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन MCQs तो हम बिल्कुल देखते ही नहीं है। MCQs तो देखो, MCQs के लिए आप किसी भी चैप्टर को स्किप करोगे तो MCQs रह जाएंगे। जैसे अगर आप 7 छोड़ रहे हो तो 2 MCQs इसमें से रह जाएंगे, ठीक है। तो 7 चैप्टर में से तो काफ़ी एक लॉन्ग भी आ रहा होता है, 2-3 शॉर्ट भी आए होते हैं, ठीक है। तो 7 चैप्टर के लिए अगर आपके पास हिम्मत है ना, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप 7 चैप्टर कर लो। देखो 7 चैप्टर क्या, अगर आप इंडिविजुअली हर एक एक्सरसाइज के लेक्चर देखोगे कि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। आई एम श्योर आपके पास टाइम नहीं होगा, लेकिन अगर आप ऐसे कर लो कि मैं आपको एक छोटा सा मेथड दे देती हूँ यहाँ पे, आप वो मेथड उसको फॉलो आउट कर लो तो मे बी आपका जो है आसान वे में हो जाएगा। तो उस मेथड को आप मे बी फॉलो कर लो, या फिर आप यूट्यूब पे जाके उन्हीं क्वेश्चंस को कर लो जो मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ, ठीक है। देखो जहाँ तक बात है 5 चैप्टर की, तो मैंने उसका डिस्कशन इसलिए नहीं किया अभी तक क्योंकि 5 चैप्टर में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मे भी स्टार्ट्स के हों, तो उनके लिए अगर उन्होंने जितना मैंने बताया इतना कर लिया तो मे भी 5 को ना करें तो इट्स ओके। लेकिन अगर वो फिजिक्स स्टूडेंट है, उनको फिजिक्स आती है, तो आई विल रिकमेंड कि आप 5 चैप्टर को ज़रूर करो। 5.3 तो बड़ी आसान है। अगर आपको 2 डेरिवेटिव आता है, चाहे वो स्टार्ट्स के हैं, फिजिक्स के या किसी भी सब्जेक्ट के बच्चे हैं और उन्होंने मैथ्स चूज़ की हुई है, तो 5.3 तो ईजिली कर सकते हैं क्योंकि उनको डेरिवेटिव उन्होंने किया हुआ है। तो वेलोसिटी के लिए उनको पता है फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होता है, एक्सेलरेशन के लिए बस 2 बार डेरिवेटिव लेना होता है और आपका आंसर आ जाता है। तो 5.3 तो बहुत इजी है। 5.3 आप रिकमेंड लाजमी करो 5 चैप्टर में से। और जहाँ तक बात है 5.1 और 2 की, तो अगर वो आप पे डिपेंड कर रहा है, ऑप्शनल है। अगर आप कर लो, अगर आपके पास इतना पोटेंशियल है तो आप लाजमी करो उसमें, क्योंकि उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे होते हैं। देखो 3 और 4 का मैंने कोई इतना स्पेसिफिक इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता है यहाँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एवरेज होंगे, जिनको इनके पास इतना टाइम नहीं रहेगा और इतना टाइम है भी नहीं। चाहे वो टॉपर है या चाहे वो एवरेज है, कोई भी स्टूडेंट है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 4 को कवर पाए। अगर उसको 3 आते हैं, अगर उसको इंटीग्रेशन आती है, तो मैं आई विल रिकमेंड कि वो 4 ज़रूर करे। लेकिन अगर उसको 3 नहीं आता, इंटीग्रेशन नहीं आती, तो वो 4 जो है उसको ज़रूर ना टच करें, क्योंकि 4 जो है वो डिपेंड कर रहा है 3 पे। लेकिन फिर वो स्टार्ट कर सकते हैं। फिर इंटीग्रेशन अगर बेसिक इंटीग्रेशन आती है तो 4 थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो आई विल मस्ट रिकमेंड, देखो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आप किसी भी चैप्टर को स्किप कर लो, क्योंकि आपके शॉर्ट्स के स्किप होने का बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोबेबिलिटी है। तो इसीलिए आप किसी भी चैप्टर को स्किप ना करो। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जितना मैंने आपको बताया अपना कर लो। तो मे बी मैं आपको पहले ही मैंने आपको कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए थे कि आपको 2 से 3 शॉर्ट्स स्किप हो सकते हैं इस केसेस में, क्योंकि दोनों साइड पर अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, अगर आपने 7 भी नहीं किया है, आपने जो है 3-4 भी नहीं किया है, तो दोनों साइडों पर ऐसा हो जाता है कि एक साइड पे 3 का और दूसरी साइड पे 7 का आ जाता है, तो फिर आपने इस केस में जो है आपका शॉर्ट्स के होने के चांसेस हैं। लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप 7 कर लो। अगर जो भी आपको चैप्टर इजी लग रहा है, देखो वो डोमेन अलजबरा में है, ये डोमेन ज्योमेट्री में है। अलजबरा ज्योमेट्री में से कोई एक चूज़ कर लो जो आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो यहाँ तक अगर इस वीडियो ने आपकी समाओ किसी भी केस को हेल्प की है, तो यार प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आई एम रियली वेरी ग्लैड कि जैसे पाक स्टडीज़ के अंदर जो है मेरा गेस्ट आपके काम आया था। आई एम वेरी हैप्पी रियली। सो मेक श्योर डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर इस वीडियो ने आपकी किसी भी वे में कोई हेल्प आउट किया है। थैंक्स अ लॉट एंड बाय बाय।